हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी गोधूली भाग 2 का अध्याय संख्या 5 नागरी लिपि। इस वीडियो में हम आपको अध्याय संख्या 5 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में हम उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में अध्याय संख्या 5 में हम इसको 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला जो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो होगा लेखक का परिचय। दूसरा नंबर में हम आपको बताएंगे कहानी का सारांश यानी निबंध का सारांश। और तीसरा नंबर में हम आपको बताएंगे निबंध का यानी इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर। तो हम 3 पार्ट में इस अध्याय को खत्म करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आगे से वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और याद रहे, कल से इस चैनल पे साइंस का भी जो बैच है शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय। तो नागरी लिपि जो है एक प्रकार का क्या है, निबंध। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह जो क्वेश्चन आता है कि नागरी लिपि एक प्रकार का जो है निबंध है, जिसके निबंधकार गुणाकर मूल्य हैं, जिसके निबंधकार गुणाकर मूल्य हैं। अब देखेंगे इसके रचनाकार जो है गुणाकर मूल्य हैं, आपको पहले ही बता चुके। और गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हो जाता है वो 2009 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। गुणाकर मूल्य इसके रचनाकार हैं, यानी किसके, तो हो जाएगा नागरी लिपि के। तो इसके रचनाकार गुणाकर मूल्य हैं, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में होता है। और गुणाकर मूल्य का जो मौत हो जाता है वो 2009 ईस्वी में हो जाता है। तो इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखे। तो उनमें से जो प्रमुख रचना है वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहला प्रमुख रचना है वो है अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी। दूसरा है अक्षर कथा। तीसरा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। 4 नंबर में है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक। 5 नंबर है सौरमंडल। और 6 नंबर है नक्षत्र लोक। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो अधिकांश रचना है वह निबंध ही है। तो पहला है अक्षरों की कहानी, दूसरा है अमर कथा, तीसरा है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, चौथा है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, 5वां है सौरमंडल, और 6 नंबर में है नक्षत्र लोक। तो ये सभी जो जितने भी प्रमुख रचना है, इस सभी रचनाओं को लिख लेंगे, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलेंगे कहानी के सारांश की ओर। देखिए क्वेश्चन है नागरी लिपि निबंध का सारांश लिखे। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि सारांश क्या होता है, तो हम आप लोगों को बता दें कि सारांश कहते किसे हैं। तो किसी भी कहानी हो या कविता हो या निबंध हो या भाषण हो, जो भी हो, उसका एक छोटा सा रूप में, उसी पूरी कहानी को एक छोटा सा रूप में विभक्त कर देना, उसी कहानी को एक छोटा रूप दे देना ही सारांश कहलाता है। बात सब कुछ वही रहती है, बट उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है, तो वही हो गया सारांश। तो सबसे पहली बात, लिपि यहाँ पे पढ़ना है। प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग अलग होते हैं और उन्हें जिस रूप में अंकित किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। पहला परिभाषा यहाँ पे पार हो रहा है। लिपि, प्रत्येक भाषा के जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उन्हें जिस रूप में व्यक्त किया जाता है, कहने का मतलब प्रत्येक भाषा, जितने भी भाषा है उन सभी भाषाओं का जो वर्ण होता है अलग अलग होता है, और उन भाषा को जिस रूप में अंकित किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। लिपि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो लिखावट होता है, और यह भाषा व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। यह जो लिपि जो होती है एक भाषा व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, लिपि जो होती है भाषा व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। लिपि विकास के 4 अवस्थाएं होती हैं। लिपि विकास के 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है प्रतिलिपि, दूसरा होता है भाव लिपि, तीसरा होता है चित्रलिपि, और चौथा होता है ध्वनि लिपि। कहता है कि लिपि विकास के 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रतिलिपि, दूसरा भाव लिपि, तीसरा चित्रलिपि, और चौथा होता है ध्वनि। ठीक है, पहला होता है प्रतिलिपि, भाव, चित्र और ध्वनि। लिपि विकास के 4 अवस्थाएं। अब देखिए हमारे देश में
यानी भारत देश में प्रमुख भाषा हिंदी है। भारत देश की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है, वो हिंदी है। प्रमुख भाषा हिंदी है और जिसकी लिपि जो है देवनागरी है। तो हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि का जो जन्म हुआ है वो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, जो प्रायः बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और ब्राह्मणी जो लिपि लिखी जाती है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यानी कि इधर से ऐसे, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो बाएं से दाएं की ओर ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब कहता है यहाँ पे कि ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार आर्य जाति का देन है। ब्राह्मणी लिपि का जो आविष्कार हुआ था वो आर्य जाति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर्य जाति के द्वारा। देखिए सारांश, जो भी बच्चा अगर सारांश को अच्छे तरीके से समझ लेगा, उसे इस अध्याय के किसी भी प्रश्न उत्तर में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, या तो वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि कंसंट्रेशन के साथ सारांश को समझना है। तो यहाँ पे देखिए, देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि का लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि का लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा सारांश। अब देखिए, अब हमारा किताब से क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आने वाले परीक्षा के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, या तो वो सब्जेक्टिव का हो या ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का हम इस वीडियो में आपको क्लियर करा देंगे और ऑब्जेक्टिव पार्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम क्लियर करा देंगे। तो अध्याय संख्या 5 से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बताएंगे। चूँकि जो हमारे बुक में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है काफ़ी मात्रा में दिया हुआ है, तो उतना याद करना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम खाली लिखा देंगे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है। कहने का मतलब कि जितने भी हम भाषा बोले, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, नेवारी हो गया, मराठी हो गया, मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, इस सभी के सभी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। ठीक है, तो कोई पूछ लेगा कि मैथिली भाषा की लिपि क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं क्रैश एजुकेशन के सर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने आपको इसी भी क्वेश्चन में बता दिया कि हिंदी हो, संस्कृत हो, नेपाली हो, नेवारी हो, मराठी हो, मैथिली हो, मगही हो या भोजपुरी हो, सभी भाषाओं का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। और जितने भी हम आपको भाषा बताए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती है, जो कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में फैला हुआ है। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपके बुक के अनुसार यहाँ पे सीरियल नंबर है, देख लीजिएगा, या फिर इसका अगर आप चाहे तो फेर बना सकते हैं, जिसे हम सफ कॉपी कहते हैं, फेर भी बना सकते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नंदी नागरी लिपि क्या है। नंदी नागरी लिपि क्या है, आपके किताब में पढ़ना है। नंदी नागरी लिपि क्या है, किस प्रसंग में लेखक ने उसका चर्चा किया है। कहता है कि नंदी नागरी लिपि क्या है, किस प्रसंग में लेखक ने उसका चर्चा किया है। अब इसका उत्तर देखेंगे, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जो देवनागरी लिपि होती है, देखिए देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि कहा जाता है। मेरी बात को समझिएगा, देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि कहा जाता है और दक्षिण भारत में नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। यानी हम मिला जुला कर कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार से हम इसको सजाकर लिखेंगे कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। तो हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि हमारा जो बिहार राज्य है एक कौन से भारत में आता है, उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत? इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट में करके अवश्य दीजिएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस प्रश्न को अनसुना न करें। सबसे पहली बात, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि हमारा जो बिहार है, हम जानते हैं कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ बिहार के बच्चे ही देख रहे होंगे, तो उनसे हमारा आग्रह है कि वो इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट में जरूर दें कि हमारा जो बिहार राज्य बसा हुआ है वो उत्तर भारत में है या दक्षिण भारत में। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो नंदी नागरी लिपि क्या है, किस प्रसंग में लेखक ने उसका चर्चा किया है? तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि को ही नंदी नागरी लिपि कहा जाता है। इस प्रसंग की व्याख्या लेखक के द्वारा कोकन की शिलाहार एक रचना है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस प्रसंग में लेखक ने उसका चर्चा किया है। तो लेखक ने इसकी चर्चा कोकन की शिलाहार, मान्यखेट एवं मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के द्वारा पता चलता है। कहता है कि लेखक के द्वारा इसकी प्रसंग की व्याख्या कोकन की शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के द्वारा पता चलता है। तो ये था हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोगों का अगला प्रश्न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को जो भी व्यक्ति मिस करता है उसका 3 से 5 नंबर मिस हो जाएगा आपके मैट्रिक के एग्जाम में। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? और पटना से नागरी का क्या संबंध है, लेखक ने बताया है। कहता है, क्वेश्चन समझिएगा, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? और पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? और लेखक ने पटना और नागरी लिपि का संबंध जो है क्या बताया है? तो नागरी की उत्पत्ति यहाँ पे देख लेंगे। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी की उत्पत्ति हुई होगी। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक जी कहते हैं कि नगर से ही, यानी नगर शब्द से ही नागरी लिपि की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि पटना कभी पहले नगर कहे जाते थे। ठीक है, कहता है कि इसमें 2 क्वेश्चन है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी लिपि की उत्पत्ति हुई होगी। और चूंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटना से नागरी का क्या संबंध, लेखक ने बताया है। तो चूंकि पटना कभी नगर रहा होगा, इस संबंध में लेखक ने पटना और नागरी लिपि का संबंध बताया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कभी मिस ना करें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे? और ये भी जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जर का वंशज माना जाता है। विद्वान के अगर माना जाए तो प्रतिहार जो थे गुर्जर वंश का माना जाता है, गुर्जर का वंशज माना जाता है, जो विदेशों से 8वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसा। गुर्जर प्रतिहार जो है कौन है? तो विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुर्जर का वंशज माना जाता है, जो कि हमारे देश भारत में उन्होंने 8वीं शताब्दी में आकर बसा। ठीक है, जैसे मालवा, कन्नौज, उज्जैन, ये सब क्षेत्र में उन्होंने बसा। अपना मतलब कि कह सकते हैं कि वहां आकर आवास जमाया। ठीक है, प्रतिहार शासक के रूप में मिहिर भोज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय शामिल हैं। अब कहता है, इसका तो आंसर ऐसे यहाँ तक ही होगा, परंतु अगर विशेष रूप से लिखते हैं तो आपका जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं वो आपको, मतलब क्वेश्चन 5 नंबर का है, इतना लिखने से अगर आपको 3 नंबर मिल रहा है, और अगर इससे ज़्यादा अगर लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर हो सकता है और मिल जाए।
तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो विद्वानों के अनुसार प्रतिहार जो था गुर्जर का वंशज था। ठीक है, गुर्जर का वंशज था जो विदेशों से 8वीं शताब्दी में आकर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसा, जैसे मालवा, कन्नौज, उज्जैन, ये सब क्षेत्र में बसा था। प्रतिहार शासक के रूप में मिहिर भोज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय शामिल है। अब कहता है कि प्रतिहार जो शासक थे उसमें मिहिर भोज थे, महेंद्रपाल थे, नागभट्ट प्रथम थे, नागभट्ट द्वितीय थे। प्रतिहार शासक के रूप में हम कह रहे हैं कि प्रतिहार शासक के रूप में मिहिर भोज, महेंद्रपाल, नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय थे। और हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब जो है एक सार्वदेशिक, सार्वदेशिक कहने का मतलब सभी देशों की लिपि थी, यानी नागरी लिपि कब जो थी सभी देशों की लिपि थी। तो देश भर के नागरी लिपि का बहुत सारा लेख प्राप्त हुआ है, देश भर में, पूरे देश भर में नागरी लिपि का जो लेख हुआ है बहुत प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच नागरी लिपि का विकास हो चुका था। कहने का मतलब देश भर के नागरी लिपि में, देश भर में जो है नागरी लिपि का बहुत सारा लेख मिला है और उसी लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच नागरी लिपि का विकास हो चुका था, चूंकि वह जो लेख मिला है 8वीं से 11वीं सदी का, शताब्दी का लेख है। तो उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इसकी प्राप्ति कई क्षेत्रों से हुई थी, इसकी जो प्राप्ति हुई थी कई क्षेत्रों से हुई थी, जैसे मालवा हो गया, उज्जैन हो गया, कन्नौज हो गया, त्रिपुरा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, कठियावाड़ हो गया, आबू हो गया इत्यादि। कहने का मतलब कि नागरी लिपि का जो विकास हुआ था 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था और इसका जो लेख कई स्थान पर, कई क्षेत्रों में मिले हैं, जैसे मालवा, उज्जैन, कन्नौज, त्रिपुरा, बुलंदखंड, कठियावाड़, आबू इत्यादि। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन को सोल्व किए और इसमें जो विशेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। और इस वीडियो का जो भी ऑब्जेक्टिव, इस अध्याय का जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट वीडियो नहीं देखे हैं उसका हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।